डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम। तो अब इसमें इन्होंने हमको ये भी दे रखा है, वैसे तो हमें याद होना चाहिए, पर इन्होंने दे रखा है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन है, क्वेश्चन भी मेंशन है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जनरली ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of protons यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जनरली। जनरली का मतलब ये है कि जब तक कि कोई पर्टिकुलर मेरे को कंडीशन ना दे दी जाए, तब तक मैं ये कहूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर 6 दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, सर डाल्टन की स्टोरी में जिसने वाटरमेलन वाली स्टोरी बनाई, अच्छा, थॉमसन। हाँ थॉमसन। सर तो उसकी ये बात सही है कि जो चार्ज का मास है किसी दोनों का इक्वल होना चाहिए, ये बात सही है क्या? उसने ना ये बताया था कि चार्ज का मास बराबर होता है, इक्वल होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सॉरी जो प्रोटॉन्स हैं, उसने बोला था कि पूरा का पूरा जो स्फीयर है, वो पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और उसमें कहीं 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 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोटॉन्स का मास क्योंकि एक जगह है, इस वजह से उसने बोला कि प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास कम। लेकिन अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का मास इक्वल होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, यूनाइटेड नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो उनका मास ना के बराबर होता है प्रोटॉन्स के। फिर आगे जब रदरफोर्ड आया, जब नील बोहर आया, तो उन्होंने भी सबने यही बोला कि जो प्रोटॉन्स हैं तो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं चारों तरफ, तो अकेला 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 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ बांध भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है फ्रीली मूव करने की। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। होता मास दोनों में, होता मास दोनों में। ठीक है, समझ गए? कुछ और पूछना चाहते हैं? तो अभी दिमाग में बात आई, हाँ तो तो प्रोटॉन जो है वो प्लस प्लस चार्ज होते हैं, हाँ, तो सर वो दूर क्यों नहीं वो दूर क्यों नहीं होते? बस यही है कि न्यूक्लियस जो है वो, उसके लिए न्यूक्लियस को खोलकर देखना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। तो वो चीज डेंजरस है, इस वजह से उस चीज को कभी किसी ने स्टडी नहीं करा कि वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो सारे एक साथ क्यों। ये बोल दिया गया कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे एक ही जगह कंसेंट्रेटेड होते हैं। अब हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर भी वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर थ्योरी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज क्लियर है? होगी। सर वो सर ज्यादा चांसेस अलग अलग होने के, क्योंकि सर जब न्यूक्लियर ब्रेक होगा तभी तो एक्सप्लोजन होगा, तब एक्सप्लोजन होगा, सर क्योंकि उनका फोर्स है वो एक दूसरे का धक्का देगा तभी। वही रिपल्शन होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन ये है कि ये चीज भी होती है, लेकिन इस चीज को क्या है ना कि इसको न्यूक्लियर थ्योरी में पढ़ा जाता है। हमको सिर्फ इतना बता दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जो प्रोटॉन्स है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो कंसेंट्रेटेड है। न्यूक्लियर थ्योरी आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती है ना अलग अलग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है ना, और एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये सब अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे न्यूक्लियर जो साइंस है, न्यूक्लियर साइंस ही अलग साइंस होती है। न्यूक्लियर साइंस में पढ़ा ही न्यूक्लियस को जाता है बस, कि न्यूक्लियस के अंदर की क्या क्या कहानी है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी कोई अलग दुनिया होती होगी जिसकी पूरी पढ़ाई करी जाती है, तो उसमें ये चीज देखी जाती है। पढ़ने की अभी जरूरत है, और हाँ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि वो एक साथ क्यों रहते हैं, भाई वो भी तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को साथ साथ बाइंड नहीं कर सकते तो हम प्रोटॉन्स को कैसे कर रहे हैं? तो वो करने वाले हम नहीं है, वो नेचुरली है ऐसा, इस वजह से तो उसको पढ़ा जाता है, उसका भी ब्रांच होती है फिजिक्स की। चलिए,
तो इसमें हमने ये कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 6 है। फिर हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो पहली शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हो गया। दूसरी शेल में कितने आते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने लेकिन यहाँ पर 4 लिख दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 6 हैं। तो पहली में 2 आ गए तो कितने बचे मेरे पास इलेक्ट्रॉन, 4 ही बचे, तो 2,4 खत्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके नीचे आप लिख दीजिए बेटा के, और इसके नीचे आप लिख दीजिए एल। इसका मतलब के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल शेल में आए 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है जी। मतलब अनस्टेबल है। हाँ अनस्टेबल है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 50 है। उसके बाद देखिए थर्ड है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। सर उस चीज से रिलेटेड आइए। सर न्यूक्लियस मतलब एक सॉलिड चीज है न्यूक्लियस। हाँ हाँ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। और इसमें भी मेंशन कर रखा है उन्होंने सोडियम का एटॉमिक नंबर, जबकि हमें पता होना चाहिए 11 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है, इज इक्वल टू 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है मुझे सोडियम एटम की, कैसे होगा। जब उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर 11 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। देखिए पहला जो शेल है, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल में आ जाएंगे 8, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो तीसरे शेल में आ जाएंगे 1। तो पहला होता है शेल के, दूसरा एल और तीसरा एम, तो के एल एम। ठीक। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ what would be the electronic configuration of a positively charged sodium ion Na plus question mark what positively charged sodium ion Na plus question mark what would be its atomic number.
what would be its atomic number? What would be the electronic configuration of a positively charged sodium ion? एक positively charged sodium ion का electronic configuration पूछ रहा है। तो मैं जानता हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो हम ये कहेंगे तो हो ना। सर इसका भी 2K मतलब 281 हम ये कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11। कोई भी कैटायन कब बनता है? कैटायन मतलब जैसे इन्होंने बोला Na+ का मतलब ये है कि Na1+, कभी भी 1 लिखा नहीं जाता। तो Na+ का मतलब हो गया Na1+। 1+ का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर रखा है। Na ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। तो हम ये कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ Na+, प्लस का मतलब 1+, ये हो जाएगा बेटा 10। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। अगर 1- होता तो 1- में मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है। उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। 2- होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो कैटायन का मतलब होता है कि उसने दे रखा है, मतलब वो देता है, और एनायन का मतलब ये है कि वो लेता है। ये हो गया। तो इसमें क्या है कि 1+ का मतलब ये है उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे? 10 बचे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सर ये स्टेबल भी हो गया तो आखिरी हाँ यस, ये सिंबल हो। कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता किस लिए? स्टेबल होने के लिए लेता है या? तो सर अगर प्रोटॉन ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोटॉन्स तो चुपचाप पड़े हुए हैं अंदर न्यूट्रॉन्स के साथ में, न्यूक्लियस में कुछ करेंगे। जो कुछ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ 2 और 8, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8, मतलब K में 2 और L में 8 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है explain why sodium ion Na+ has completely filled K and L shells. क्वेश्चन नंबर 5, explain why sodium ion explain why sodium ion comma Na+ has completely filled K and L shells. K and L shells. हमें यह एक्सप्लेन करना है कि सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन में पूरी तरह से फिल्ड है। K shells और L shells क्यों होती हैं? ये चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, देखिएगा कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखो वो तो है ही, उन्होंने पूछा है कि उसमें कंप्लीट फिल्ड के और एल क्यों होती है, बस इतना ही बताएंगे। और उसके अलावा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा देखो आप। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम आयन एंड प्लस हैज कंप्लीट फिल्ड के और एल, तो हम ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ Na+ यानी कि 1+, प्लस का मतलब है कि 1+, 1 लिखा नहीं जाता है ना। तो 1+, 1+ का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है यानी कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। यही तो हमने अभी इससे पहले वाले में देखा।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल होता है, ठीक है ना, जनरली इसके इक्वल होता है अनटिल अनलेस कोई स्पेशल कंडीशन ना दे रखी हो। सर नंबर सर सर प्रोटॉन्स भी इलेवन होंगे। ऐसा होता है कि जैसे ये सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और 1, मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या है कि ये जो आउटर मोस्ट 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो सर प्रोटॉन्स भी 11 होंगे ना फिर। प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। अब क्या है कि इसने ये स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट की मतलब जो टारगेट है वो ये होता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। इसने क्या करा, इसने कहा यार ये लास्ट का जो शेल है ना इसमें फालतू में ही एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले और वो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में वैसे तो थर्ड शेल में 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये बताया गया था कि 8 इलेक्ट्रॉन से भी एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, तो जब वो स्टेबल हो जाता है तो 8 अगर है तो भी बात बन जाएगी। ये चीज तो बताइए ना, क्लियर है। हमने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या करा इसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इसके पास 10। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और जो प्रोटॉन्स है वो कितने 11। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है माइनस, तो प्रोटॉन अब इससे कितने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा, इसीलिए सोडियम का जो चार्ज है वो 1 प्लस होता है, इसीलिए लिखा जाता है Na1। तो सर एटॉमिक नंबर क्यों यहाँ पे 10 दिया है? एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ Na1 प्लस इज इक्वल टू 10। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तुम सही कह रहे हो, हमें एटॉमिक नंबर जो है वो तो 11 ही लेना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एटॉमिक नंबर नहीं, मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए। एटॉमिक नंबर जो है ये तो 11 ही होगा, यहाँ पर भी मैंने ये गलत लिखा है, एटॉमिक नंबर तो 11 ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 रह जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन्स का ही लेना देना होता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉन्फ़िगरेशन लेना होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। तो हम ये कहेंगे भाई looking at the number of electrons in Na plus, by looking at the number of electrons in Na plus ion, its electronic configuration will be 2, 8, since first shell has the maximum capacity, of holding 2 electrons, and second shell has the maximum capacity of holding 8 electrons. So it has completely filled. So it has completely filled A and L shells. It has completely filled A and L shells. ठीक है, समझ गए होंगे?
उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कुछ चीज दे रखी है और कुछ चीज पूछी जा रही है। यहाँ उल्टा है कि जो चीज यहाँ पूछी गई है वो चीज यहाँ दे रखी है, जो चीज दे रखी थी वो पूछी जा रही है। देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, if both K and L shells of an atom are full, if both K and L shells of if both K and L shells of an atom are full, if both K and L shells of an atom are full, comma, what is the total number of electrons? What is the total number of electrons? What is the total number of electrons in the atom? If both K and L shells of an atom are full, comma, what is the total number of electrons in the atom? Okay. Then, study L में तो 80 होते हैं। सर लेकिन वो नहीं दिया ना कि आएगा भी बनाया नहीं दोबारा बताओ। सर इसमें ये नहीं दिया ना कि KL और कौन सा N। हाँ, M स्केल के बाद में M होगा, फिर हाँ फिर N आएगा। सर तो इसमें दे रखा है बोथ K and L shells, तो दो ही शेल दे रखे हैं। सर इसमें ये नहीं दिया ना कि M जो है वो बनाएगा। अब देखिए, अच्छा अच्छा, बात तो सिर्फ K और L की करी गई है, लेकिन सवाल अच्छा पूछ रहे हो। सवाल ये है, इसमें ये दे रखा है बोथ K and L shells of an atom are full, K और L shells तो फुल है उसमें, तब उसके बाद M फुल है या नहीं है ये नहीं दे रखा। M फुल भी हो सकता है, इनमें कुछ एक भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, दो भी, तीन भी, चार भी, पर मान लिया कि क्वेश्चन अधूरा है, पर K और L तक ही लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, बताइए जी, क्वेश्चन क्लियर है ये? आदित्य और दिव्यांशी, उधर से कुछ आवाज नहीं आ रही आज किसी की भी? आदित्य और दिव्यांशी, क्वेश्चन क्लियर है? आदित्य आवाज आ रही है? आदित्य आवाज आ रही है? नहीं। If both K and L shells of an atom are full, ये कहा कि एक एटम है उसके K और L shells दोनों के दोनों फुल है। If both K and L shells of an atom are full, what is the total number of electrons in the atom? तो since maximum capacity of electrons in K shell is equal to 2. Maximum capacity, हाँ, सर किसी एटम में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है होगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सर अगर सिर्फ K में 2 एटम्स है तो स्टेबल है। एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। हाँ, वो तो स्टेबल है, वो तो स्टेबल है। हीलियम होता है, हीलियम के अंदर दो ही होते हैं, जीरो नहीं हो सकता। जीरो का मतलब तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो तो वैसे ही डेड हो गया, हो गया।
maximum capacity of electrons in K shell is equal to 2 maximum capacity of electrons in L shell. हाँ कभी किसी एटम के अंदर देख पाए हैं? हाँ मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक्चुअली ऑब्जर्वेशन किया है, न्यूक्लियस के अंदर भी सब देख पाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस साइंटिस्ट जो होते हैं वही देख पाते हैं। मतलब हम स्टूडेंट हैं, हम तो स्टडी कर रहे हैं, अभी जस्ट 9th क्लास में देखते हैं कि एटम क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर हैं, तो वो चीज़ हमारे बस की बात तो सर जब उसने अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल। हाँ अल्फा पार्टिकल तो सर तब पता था किसी को कि किसी ने मतलब किसी ने देखा था कि वो एटम ये नहीं देखा था, ये देखा था कि भाई एटम है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोल दिया गया। और क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे थे। अब 4 एटम ले लिए गए गोल्ड फॉइल के, अब उन 4 एटम पर अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया गया। तो जब भी वो एटम जो है, एटम को स्फेरिकल शेप का माना गया, तो जब भी वो एटम के सेंटर के पास से गुजर रहे थे तो डिफ्लेक्शन आ रहा था, और दूर से गुजर रहे थे तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, स्ट्रेट थ्रू निकल जा रहे थे। तो फिर ये दिमाग में आया कि इसका मतलब जब ये स्ट्रेट थ्रू निकल रहे हैं तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, इसका मतलब बाकी का जो पार्ट, बाकी का जो स्पेस है, बाकी का जो स्पेस है एटम का, वो तो सारा का सारा ओपन है, एम्प्टी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब भी सेंटर के पास से वो गुजर रहा है तब डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है बहुत सारा। उन्होंने दिखा कैसे कि सेंटर से गुजर रहा है? माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखा ना अल्फा पार्टिकल्स की रेज आ रही है, देखा तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसमें पता चली गया कि भाई सेंटर के पास से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो तो हम देख ही सकते हैं ना माइक्रोस्कोप की अच्छा खुली आंखों से, तो कोई देख ही नहीं सकता, मुझे थोड़ी पता है इसमें कितने एटम है टेबल। समझ गया ना। चलिए अब इसके बाद मैं देखूंगा कि एल शेल्स में हमारे पास मैक्सिमम कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उन्होंने पूछा बोथ पी एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा 2 + 8 मतलब 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। An element has 2 electrons in the n shell. Element has 2 electrons in the n shell. So, stop. What is the atomic number of the element? What is the atomic number of the element? An element has 2 electrons in the n shell. Stop. What is the atomic number of the element? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये देखिएगा। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, इन्होंने बोला है एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द n shell, तो अब इसमें ये है कि since m shell या एमशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, एमशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है का मतलब ये है कि उसके के और एल शेल पूछ रहे हो, एमशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये है कि उसका के शेल और एल शेल वो पूरी तरीके से भर चुका है। जब पहले 2 शेल पूरी तरीके से भर जाते हैं तभी तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करे जाते हैं। तो एलिमेंट में, इसमें एलिमेंट में उसमें एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब उसका के शेल पूरी तरीके से भर चुका है, उसका एल शेल पूरी तरीके से भर चुका है, तभी तो हम एम शेल तक पहुंचेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल मींस
2 electrons in the M shell means both K and L shells are completely filled. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि K और L शेल को फिल अप किए बिना मैं M शेल पे या N शेल तक पहुंच जाऊं, ठीक है? तो K and L shells are completely filled. Therefore, electronic configuration क्या हो जाएगा? पहला 2, दूसरा 8, ये तो दोनों पूरे फिल्ड अप है, और तीसरा जो n है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो K L और M, तो 2 + 8 10, 10 + 2 12 हो गया। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 2 + 8 + 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना? तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी 12 ही हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टडी डालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स।